नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का बीपीएससी का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 4 कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, 150। इसको ज़रूर करके जाना आप लोग। और कल कुछ लोग बोल रहे थे कि एडिटेरिया का जो नया सेट आया है उसको करने के लिए हम लोग उसको भी करेंगे। कल मैं मार्केट गया था, मैंने पता किया है, यहाँ के मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब भी उपलब्ध होगा हम लोग उसको भी करेंगे। और एग्ज़ाम का जो कुछ पेपर की कटिंग चल रही है ना, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि सितंबर में होगा, है ना। सितंबर में ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं यार, आपको पता होगा। सितंबर में यूपीएससी का मेंस है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम पहले से घोषित हैं। उसके अलावा विजयादशमी भी सितंबर मतलब दुर्गा पूजा जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी है। 26 सितंबर से शुरू है शायद, तो ये भी है। तो उसमें भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो 26 सितंबर में, क्योंकि फिर यूपी का भी मेंस होना है। आपको पता होगा कि यूपी का मेंस कैंसिल हो गया 2021 वाला, है ना, तो उसका भी मेंस होना है। खैर जो भी होगा देखते हैं। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है कि पढ़ाई को कंटिन्यू तब तक रखना जब तक आपका प्री एग्ज़ाम ना हो जाए। अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हो इन सब चक्करों के कारण, तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब चलते हैं कल कुछ क्वेश्चन पर। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बताया था, आपत्ति जताई थी। 88 नंबर एक क्वेश्चन था जिसमें बिहार के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बारे में बात की थी। अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं। कहीं पर गलतियां होती तो पकड़ लेते हैं। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि गलतियां पकड़ने पर गुस्सा हो सकता हूँ वगैरह वगैरह। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग गलतियाँ पकड़ते हो इसमें, तो है ना, अच्छी बात है। पूर्वी पश्चिमी सीमा के बारे में बात की। देखो मैंने इसको बहुत जगह चेक किया। दृष्टि आईएएस के जो बुक है बिहार समग्र, उसमें गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। इसका पूर्वी और पश्चिमी सीमा जो होगा, पूर्वी हो जाएगा कटिहार और पश्चिमी होगा कैमूर। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए करेक्ट आंसर। मैंने जो 2-3 जगह देखा उसके हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं पर दिखा रहे हैं कि किशनगंज को भी दिखा रहे हैं पूर्वी सीमा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सटीक आंसर कटिहार और कैमूर ही होना चाहिए। ओके, तो चलो आज का आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कम लंबी हैं। हिमालय की नदियाँ गहरे गौर्ज बनाती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में बहती हैं। हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास के बाल्यावस्था में हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुकी हैं। तो क्या होगा इसका, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं। और आप लोगों का टेस्ट है तो अटेम्प्ट करना, 100 से ऊपर लाने की कोशिश ज़रूर करना, है ना। अब अच्छा खासा आप लोगों ने भी पढ़ लिया है, बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं चैनल पर, आपको उसे पढ़ना चाहिए। तो 100 से ऊपर लाने की कोशिश ज़रूर करना। अगर 90 से भी आपके ऊपर आते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे कंडीशन में हैं। बस आप इस कंडीशन को मेंटेन कीजिए, है ना। कंडीशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। जैसे अभी मैं अगर मान लो 15 दिन पढ़ना छोड़ दूँ तो हो सकता है मेरा मार्क्स धड़ाम से गिर जाए, 60-70 पे आ जाए। ये चीज़ होता है फैक्ट के मामले में, है ना। इसलिए कंडीशन बना के ज़रूर रखना। निम्नलिखित किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही खूबसूरत सा देश है फिनलैंड। ओके, और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। ये तो पृथ्वी का स्वर्ग हैं ये सब देश, नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं। त्रिवेणी नहर से बिहार के जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण है। निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? कौन सा ऐसा खनिज है जो केवल और केवल बिहार में निकलता है? तो पायराइट, है ना। बिहार जो है वो देश का 95% पायराइट का उत्पादन करता है बिहार। और मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है बिहार के? तो से रोहतास। ओके, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महादेश से होकर गुजरती है? मतलब इक्वेटर भी गुजरना चाहिए और कर्क रेखा भी गुजरना चाहिए और मकर रेखा भी गुजरना चाहिए। तो ये कौन सा है ये महादेश? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है अफ्रीका महादेश। लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर किया जा रहा है। भारत में जलोढ़ मृदा लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? भारत में पूछा है बंधुओं, पूरे भारत की बात कर रहा है जलोढ़ मृदा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 43% ऐसा एरिया है जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ें। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन जैविक कृषि का अवयव हैं? 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का हो जाएगा हरे खाद के पत्ते भी हैं, फसल का चक्रीकरण भी होता है, वर्मी कंपोस्ट भी होना चाहिए, जीव कीटनाशक भी होना चाहिए। ये सब क्या है? जैविक कृषि के अवयव हैं। जैविक कृषि में क्या होता है? बिना खाद की कृषि करते हैं ना हम लोग, या खाद भी यूज करते थे। कौन सा वाला? जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज करते हैं। गोबर वगैरह गाय का यूज कर लिया या भैंस का वो गोबर, और पेड़ पत्ते के सड़ा गला का यूज करते हैं। तो ये सब जो होता है ये सब जैविक कृषि के होते हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट हो सकता है। फसल का चक्रीकरण बड़ा जरूरी होता है। किस लिए? N2 के स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, है ना।
इससे क्या होगा, इससे आपको यूरिया कम डालना पड़ेगा खेत में। अगला है, निम्न से किस स्थान पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से मिल जाती है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा एक, कन्याकुमारी। वैसे तो एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चन ही गलत है, पूछो क्यों, हिंद महासागर का ही तो थोड़ा सा भाग है कन्याकुमारी बंधुओं, है ना, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी, खैर जो भी है कन्याकुमारी के पास से मिल जाती है। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है। ताल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, 10 का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये लखीसराय के आस पड़ोस में पाई जाती है। बिहार में ताल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट के सहारे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। देखो ये बिहार बनाता हूँ मैं चौकोर सा हमेशा, इसके बीच से गंगा नदी बह रही है। अब हम क्या करेंगे, ताल मिट्टी इसके गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसमें से तो एक ही है, लखीसराय। ओके, और दलहन के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है, इसलिए पटना, मोकामा और ये सब जो क्षेत्र होते हैं इनमें दलहन बड़ा ही अच्छे से उपजता है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है। मशीनीकृत खान पूछा है आपसे, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बेलाडीला खान। और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, रत्नागिरी खान कहाँ पर है, तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। और यहाँ पर किस चीज़ का खान है रत्नागिरी में, तो मैग्नीज का है। और बेलाडीला किस चीज़ का खान है, तो ये लौह अयस्क का खान है। ओके, और बस यही है। और जयपुर खान तो पता ही है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है जयपुर का खान। थारू, भील, गद्दी और मुंडा, इनके बारे में आपको बताना है कौन कौन कहाँ पर रहते हैं। तो भील कहाँ पर, भील भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, आपको पता होना चाहिए। यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो भील का किससे मैच कर देंगे हम, राजस्थान से मैच कर देंगे। अब आ जाओ किस पर, तो अब आ जाओ गद्दी पर। यह मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मुंडा कहाँ पर जाएंगे, तो झारखंड में जाएंगे। और थारू कहाँ पर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे। तो ए का 4 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। ए का 4, बी का 1, एक ही में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, 3 का 2 होना चाहिए। बिहार के किस जिले में सिमरी बख्तियारपुर झील है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सहरसा जिले में है। सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर झील है। कटिहार में गोगा भील झील है। और मेरे दरभंगा शहर में नहीं है, दरभंगा शहर से 60-65 किलोमीटर दूर है, पता है कौन सा झील, कुशेश्वर स्थान झील। ओके, निम्न से किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से मखान है। ये कहाँ पर उपजता है, तो बिहार के मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इन सभी जिलों में उपजता है। और इसकी खासियत क्या होता है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मखाने को, इसीलिए इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपजता है ना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम लगाना है। जनसंख्या नहीं पूछा है आपसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों का है ना। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, सबसे टॉप पर है इसमें मधेपुरा, उसके बाद से है किशनगंज, उसके बाद अररिया और फिर खगड़िया। ये सब ज़िले हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस जी थे, जिन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। फिर जब ये हटे थे तो श्री कृष्ण जी मुख्यमंत्री बने थे। और मैं एक चीज़ बता दूं, आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करना, और आजकल परसों में हो सकता है 3-3 लेक्चर आपको रोज़ दे दूं। मतलब कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसको ज़रूर करना आप लोगों के। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, फिर से आ गया ये क्वेश्चन घूम फिर के। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, कटिहार होना चाहिए। ओके, सबसे पूर्वी जिला कटिहार होना चाहिए, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया। निम्नलिखित में बिहार में किस स्थान पर धारावार क्रम की चट्टानों को देखा जा सकता है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर में देखा जा सकता है धारावार क्रम की चट्टानें। बिहार में धारावार क्रम की चट्टानें खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा और राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। सासाराम में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। और बस हो गया, यही तो था। उस मृदा की पहचान करें जो गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन शुष्क होने के बाद सिकुड़ जाती है और इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। और ये जो मृदा होती है, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत होती है कि इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, और ये कपास के उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रमुख होता है। अब तो बता दो बंधुओं, अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। ओके, रेगुर मृदा से अगर नहीं समझे होगे तो काली मृदा, कौन सी, काली मृदा। और ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। बेसाल्टिए जो लावा बने थे ना पहले जब भारत का निर्माण हो रहा था, तो वही लावा वाली मिट्टी है ये।
केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु और यहाँ की सारी चोटी हैं, इनको बताना है। तो उत्तराखंड को किससे मैच करेंगे? नंदा देवी। उसके बाद नागालैंड को किससे मैच करेंगे? तो सारामती। ओके। तमिलनाडु में कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु में आ जाएगा डोडा बेट्टा। ओके, सारे तो मैच हो गए। केरल में कौन सा? अन्नाईमुडी आ जाएगा। अब इसमें सबकी ऊंचाई बता दूं मैं। डोडा बेट्टा है 2637 मीटर, नंदा देवी है 7816 मीटर, अन्नाईमुडी है 2695 मीटर और सारामती है 3826 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके। अगला है बिहार में रेलवे से संबंधित उद्योग स्थापित कहाँ पर? रेलवे से संबंधित उद्योग की बात कर रहा है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? जमालपुर में है। बिहार में रेलवे से संबंधित उद्योग जमालपुर मुंगेर में स्थित है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? भारत में एसटी की जनसंख्या पूछ रहा है आपसे, है ना, कितना परसेंट है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा 8.6% है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है और जनजाति की जनसंख्या 8.5% के लगभग में है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना। वैसे इसका ट्रिक क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। क्या बोला मैंने? मित्र पर गमछा झार, है ना। कौन कौन से आ जाते हैं? मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उसके बाद से मध्य प्रदेश आ जाता है, झारखंड आ जाता है ना, और फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, थोड़ा सा यही है। ओके। और मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये इसका क्रम हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्न में से कौन सा है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति सदैव समान रहती है, इसने ये बोला है। ओके। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में इसलिए भी मापते हैं ना, क्योंकि एक तो प्रकाश जो है वो हमारे पास ऐसी एकमात्र चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है सबसे तेज़ी से, है ना। तो एक रीज़न मेन होता है ये। बाकी एक रीज़न ये होता है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसने ये आंसर दिया है, डी आंसर दिया 25 का। ओके। वैसे प्रकाश की गति सदैव समान भी नहीं रहती, ये भी यहाँ पर डाउटफुल है इसका आंसर, है ना। सदैव समान नहीं रहती, हाँ निर्वात में तो समान ही रहेगी ना। और मुझे एक चीज़ बताओ, जब अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रही है खगोल में, तो वहाँ तो निर्वात ही है ना मुख्य रूप से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? इसलिए इसका आंसर 25 का सबसे सटीक आंसर देखें तो डी होगा। ओके। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता की कह रहा है, रेसिस्टेंस की कह रहा है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर होती है। ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा ना, V = IR। यदि प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर क्या दिखाई देगा? क्या बोला? प्रकाश का स्रोत। चलो भाई, एक टॉर्च ले लिया, है ना, और पर्दे के मध्य ये है पर्दा। कोई अपारदर्शी अवरोधक रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर क्या दिखाई देगा? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? अवरोधक की छाया दिखाई देगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्पष्ट छाया दिखती है, बी आंसर हो जाएगा। सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। ओके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एड और एड रेंजिंग। उपयोग नौ संचालन वगैरह में किया जाता है सोनार का उपयोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है किसके माध्यम से? डॉपलर प्रभाव, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? रेडियम मैडम क्यूरी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सही ही है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रॉटजन, चेचक एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सारे ही सही दिए हुए हैं इसमें। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? उस घोल का नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन नाम है उसका। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि आपने एक और नया MCQ सीख लिया है। सीखने की प्रवृत्ति को विकसित कीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने आपसे शुरू हो जाएंगे। ओके। निम्नलिखित में किसका उष्मीय मान अधिक होता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, LPG का। निम्न में से LPG का उष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोल का होता है 45,000 किलो जूल पर केजी और LPG का होता है 55,000 किलो जूल पर केजी। ओके। नाभिकीय संलयन में एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? दो हल्के नाभिक के संलयन से। ए आंसर हो जाएगा इसका।
शुष्क सेल में निम्न से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? विद्युत अपघटक के रूप में ड्राई सेल में, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको बोलते हैं ना बंधुओं, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं उसके रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कुकिंग बर्तनों, भोजन बनाने के बर्तन में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बनिक जैव उर्वरक है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम आपको लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये तो। सबसे पहला कौन आ जाता है? सबसे पहला गुलाम आ जाएगा, उसके बाद खिलजी आ जाता है, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। इसका अगर मैं ट्रिक बताऊं तो गुड़ खा तसले में, है ना, रॉ को साइलेंट कर देना, तो गुड़ खा यानी कि गुलाम, खिलजी, उसके बाद से क्या हो जाएगा? तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल। हो गए ना सारे, बहुत ही आसान था। 37 का आंसर ए हो जाएगा। किस शासक द्वारा दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा को शुरू किया गया था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन, बलबन नाम था, इसका पूरा नाम जो है गयासुद्दीन बलबन नाम था। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी? देखो ये बीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये सब आसान क्वेश्चन है। जब मैं बोलता हूँ किसी क्वेश्चन पर कि ये गलत होगा तो देख लेना, मैं डांट नहीं रहा होता हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा होता हूँ, उस क्वेश्चन पर आपका अटेंशन ज़्यादा खींच रहा होता हूँ, ताकि वो आसान जो क्वेश्चन है ना वो आपके गलत ना हो, है ना। तो मेरा मोटिव ये होता है मुख्य रूप से कहने का। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और आप ये किस लिए बनाया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, और 83 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के लिए संविधान में न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग है किंतु वह न तो शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, न कर्तव्य अधिरोपित कर सकता है, न ही संविधान के अन्य उपबंधों के निर्वाचन उपयोगी हो सकता है। अगला है कि संविधान का भाग है तथा किसी अन्य भाग के समान शक्तियाँ प्रदान करती है, कर्तव्य आरोपित करती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संविधान का भाग है तथा संदिग्धता की दशा में संविधान उपबंधों के निर्वचन में उपयोगी हो सकता है। सबसे सटीक आंसर इसका डी होगा। और आपको मैं बता दूं ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम जो मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ओके, उसी मामला में स्पष्ट किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? आर्टिकल 324 किससे है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। 42 का ये हो जाएगा। नीति निषेधक तत्वों में कृषि तथा पशुपालन के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, नहीं पता होगा लोगों को, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो लोग गाय के संरक्षण वगैरह पर संविधान तुरंत बोलते हैं कि तुम तो भक्त बन गए हो या तुम तो कट्टर हिंदूवादी हो, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि गोवंश की रक्षा और उनके संरक्षण का सरकार बढ़ावा देगी। आर्टिकल 48 में ही लिखा हुआ है गोवंश, मैंने क्या बोला? गोवंश शब्द लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 48 है। ओके, मैं कट्टरता को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की और संविधान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और किसी चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 48 में इस चीज़ का पशुपालन के अलावा ये भी जिक्र है कि गोवंश के संरक्षण का सरकार काम करेगी, है ना। इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना आप लोग। चर्चा में रहती है गाय माता आजकल ज़्यादा, तो इसलिए पूछ सकता है। भारत के संविधान के उद्देश्य में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, किस चैप्टर में, मतलब किस चीज़ में किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रस्तावना और नीति निषेधक तत्व दोनों में किया गया है। पुंछी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा ए। और आपको पता है सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ये सब जो आयोग है ना, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। हो सकता है कभी आपसे मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, या मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको इसको परिप्रेक्ष्य बना के आंसर लिखना पड़ेगा। मान लो पूछा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के संबंधों में बारे में चर्चा कीजिए, तो वहाँ पर आपको इन सब आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इनके जो प्रस्ताव हैं उनको लिखना पड़ जाएगा आपको। ओके, तो 45 का आंसर ए हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट को जमा किया था। अगला है कि
विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सी हो जाए, कुल सदस्य संख्या की 1/6 होती है। ओके, 47 पर चलते हैं। निम्न से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नहीं है यानी कि जिसका आर्टिकल संविधान में नहीं हो। सांविधिक और संवैधानिक आप लोगों को पता होगा। सांविधिक क्या होता है कि जिसका आर्टिकल के रूप में संविधान में कहीं भी जिक्र ना हो, है ना, भले ही उसको अधिनियम के तहत बनाया गया हो या आदेश के तहत बनाया गया हो, लेकिन संविधान में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। और संवैधानिक कौन सी होती है? जिसका पूरे संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में उसका नाम देकर उसकी स्थापना की बात की गई हो। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? नहीं है। तो नीति आयोग भी नहीं है, मानवाधिकार आयोग भी नहीं है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? 280 है। निर्वाचन आयोग का कितना है? तो 324 है, यानी कि ये सब संवैधानिक आयोग हैं। वह मध्यकालीन शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू था। वो कौन था? 48 का आंसर बी हो जाएगा, हेमू विक्रमादित्य। अंतिम विक्रमादित्य माना जाता है और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने इसको पराजित किया था। अनुच्छेद 14, 44, 75, 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 14 क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। 44 क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा चर्चा में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 74 क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। और आर्टिकल 75 क्या हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। दाग प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने की थी। अकबर ने अपने शासनकाल में 18वें वर्ष में दाग प्रथा की शुरुआत की थी। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 100% नहीं है? एफडीआई की सीमा 100% नहीं है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ए, यानी कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अधिकतम 74% ही मंजूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है? मतलब हमारा व्यापार सरप्लस है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों ही हो जाएंगे, है ना, ए बी सी तीनों ही। ओके, अगला है श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ जाएगा? दुग्ध से जुड़ जाएगा। पीली क्रांति किससे जुड़ जाएगा? तिलहन से जुड़ जाएगा। नीली क्रांति समुद्री उत्पादन, स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं, तो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? ऊपर कौन राजकोषीय नीति का भाग हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स अभी पढ़ना ही शुरू किया हम लोगों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानता और कल्याण, कीमतों पर नियंत्रण, आय असमानता में कमी। 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा। बैंक दर में जो कमी होता है ना, ये मौद्रिक नीति का भाग होता है। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का, जो आरबीआई तैयार करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, बीआर बैंक रेट, है ना, ये सब किसके भाग होते हैं? तो ये सब मौद्रिक नीति के भाग होते हैं। सैंधवकालीन स्थल धौलावीरा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन तो हम लोग झट से चुन लेते क्योंकि हमें सत्य सारे पता है ना, पता आप लोगों को। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला ही कथन असत्य है। नगर 2 भागों में विभाजित था, यही गलत है। धौलावीरा की खोज सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के जेपी जोशी ने की थी। आरएस बिष्ट द्वारा 90-91 के दौरान व्यापक खुदाई कराई गई। यहाँ से सैंधव सभ्यता को उत्कृष्ट नगर विन्यास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नगर 3 भागों में विभाजित था, और दुर्ग था, मध्यम नगर था, निचला नगर था। ओके, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसकी रचना है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तिरुक्कुदेवर ने इसको लिखा है। तिरुक्कुदेवर, ये आंसर हो जाएगा। 3 प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ हैं। एक है कौन सा? जीवक चिंतामणि, तिरुक्कुदेवर। एक है शिल्पाधिकारम, तमिल महाकाव्य माना जाता है इसको। और एक है मन्नी मेखले। कौन सा बोल रहा हूँ मैं? और ये सब संगम ग्रंथ हैं सारे, मन्नी मेखले, शिल्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि, ये सब तमिल के बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं। इलंगो अदिगल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कौन सा लिखा है? शिल्पाधिकारम की रचना की है ना। और शीतले सतनार की प्रसिद्ध कथा मन्नी मेखले में भी है। और तोलकपियम की रचना तोलकपियार द्वारा की गई है। देखो, शिल्पाधिकारम की कहानी आप लोगों को पता होगा। एक व्यापारी रहता है और एक पत्नी रहती है उसकी, और एक वेश्या रहता है और एक राजा रहती है। तो इन सब की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है शिल्पाधिकारम। सर्च करके कभी देखना, या कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं ही बता दूंगा। बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थान किस जिला में है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? सी भागलपुर में है। और जो मन्नी मेखले है ना, वो शिल्पाधिकारम का ही नेक्स्ट पार्ट है। जो वेश्या रहती है उसका, और जो व्यापारी रहता है ना, उसकी पुत्री रहती है मन्नी मेखले, है ना।
कभी फुर्सत मिलेगा बताऊँगा, अभी टेस्ट कंप्लीट करना है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ भागलपुर। बिहार में रेशम वस्त्र संस्थान किस जिला में है? तो भागलपुर में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी उपलब्ध है? तो 59 का आंसर हो जाएगा 70 लीटर पानी उपलब्ध है। पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 32.49 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 22-23 में दी गई सब्सिडी निम्न से सर्वाधिक आवंटित किसके लिए किया गया है? सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस चीज़ के लिए दी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य मामलों में सबसे ज़्यादा सब्सिडी खर्च की जाती है, लगभग 58.16%। फिर आता है यूरिया में 17%, फिर पोषण में 11.8%, फिर LPG में 1.6%। वर्ष 21-22 में भारत में प्रतिदिन कितना किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है? तो 36.5 किलोमीटर। निम्न से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 6ठे अधिकरण में राज्य के 7 सिद्धांत जो बताए गए हैं, राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, उसके बाद से सैन्य, फिर मित्र। दुर्ग, दंड और सैन्य एक नहीं आते, मित्र अलग आता है। बिहार में वर्तमान समय विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका नेता बदल गया होगा, अब तो बदल ही जाएंगे ना, अब तो बीजेपी वाले हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर मत पढ़ना। वैसे इसमें दिया हुआ राबड़ी देवी। अगले पर चलते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तापमान और स्पर्श के लिए रेस्पिरेटर की खोज के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरदार सुखविंदर सिंह भकना को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा आहार क्रांति मिशन की स्थापना की गई है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल है? तो विज्ञान भारती ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, इसकी शुरुआत किया गया है ना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या दिया? इस मिशन का लक्ष्य पोषण युक्त आहार प्रदान करना है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा इसमें से। ओके, अगला है निम्नलिखित किस राज्य ने अवैध ड्रोन पर नजर रखने के लिए भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की है? तो 69 का आंसर हो जाएगा केरल। 70 है, भारत की किस राज्य सरकार ने घरेलू स्तर पर गरुड़ के रूप में पहचाने जाने वाले बड़े सहायक सारस पक्षी को GPS ट्रैकर से ट्रैक करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। अटल नवाचार रैंकिंग द्वारा किस देश के लिए संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस संस्था को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है अटल नवाचार रैंकिंग में। इसे नीति आयोग के सहयोग से चलाया जाता है। अगला है 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना % है? राजस्व घाटा हमारे GDP का कितना % है? सेंटर की बात कर रहा है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 2.6% है प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा है 3.8%, राजकोषीय घाटा है 6.4%, प्रभावी राजस्व घाटा है 2.6% और प्राथमिक घाटा है 2.8%। अगला है केंद्रीय बजट 22-23 में वर्णित कवच का संबंध किस चीज से है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे से है कवच का संबंध। वर्ष 21-22 से भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा? भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा सी, UAE में सर्वाधिक, संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में सर्वाधिक रहा। दूसरे स्थान पर UAE आता है, तीसरे पर चीन, चौथे पर बांग्लादेश, पांचवें पर हांगकांग आता है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? जो हमारी GSDP है उसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर का योगदान पूछा है आपसे। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र का योगदान क्रमशः प्राथमिक का कितना है? 19.2%, द्वितीयक का है 19.5%, प्राथमिक और द्वितीयक लगभग समान है। और हमारे सेवा सेक्टर का बिहार के GDP में योगदान है 61.2%। तो प्राथमिक का कितना है? 19.2%। इसको जरूर ध्यान में रखना, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। 4 सितंबर 2022 को भारत में किस स्थान पर पहले विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी? तो 76 का आंसर हो जाएगा लेह में की गई है विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी। देश में सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉल मार्किंग किस तारीख से लागू की गई है? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 जून 2021 से लागू की गई है। हर सोना के प्रोडक्ट पर हॉल मार्किंग जरूरी हो गया है। बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या था? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? जल जीवन हरियाली इस साल के थीम थी। भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स लिमिटेड द्वारा निम्न से किस देश को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है? 79 का आंसर हो जाएगा सी, मोजाम्बिक को निर्यात किया गया है ना। भारतीय रेलवे ने निर्यात किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 350 किलोवाट पर आवर है। 80 का आंसर ए हो जाएगा।
81 हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में किया गया है। 82 है कि अपने 2021 का प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? PR श्रीजेश ने जीता है। क्या? विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है PR श्रीजेश। और ये हॉकी गोलकीपर हैं हमारे टीम के, भारतीय हॉकी टीम के। भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का निर्माण किस शहर में किया गया है? इसका निर्माण नागपुर में किया गया है। कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष देश कौन सा रहा? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका शीर्ष देश रहा कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट में। ऑकस त्रिपक्षीय समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है और US है और UK है ना, 3 देश शामिल हैं। इसमें जापान शामिल नहीं है। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, UK और US, देखो तीनों का नाम आता है ना। नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात कर रहा है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा B, ब्रुसेल्स में। और यहीं इसकी बेल्जियम का ब्रुसेल्स जो है और यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर और शेखपुरा है कम सा, सबसे अधिक और सबसे कम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु, स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, स्मार्ट किचन योजना केरल। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा E, यानी कि सारे ही सही सुमेलित हैं। ग्लोबल नेटवर्क फॉर सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर निम्न से कौन सा बन गया है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बेंगलुरु शहर है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी रचना है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी जी की रचना है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ओके, 90 का आंसर C हो जाएगा। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है चावल उत्पादन के हिसाब से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, उसके बाद से भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। FAO का आंकड़ा है ये, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है, इटली में। इसी का आंकड़ा है कि सबसे नंबर 1 पर चीन है, उसके बाद भारत है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम का नाम आता है। हाल ही प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल प्रजनन दर 19-20 में घटकर कितनी हो जाएगी? TFR पूछ रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है आपसे। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.0 हो जाएगी बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट। 2019-20 में घटकर हो गई है। किस में आया था ये? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसी में आया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति खोज की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सबौर मैंगो 2। ए आंसर हो जाएगा। 94 है, बिहार में वर्ष 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र का इन 5-6 वर्षों में 2.1% की दर से वृद्धि कर रही है। हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान किया है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक पंचायतों में जो आरक्षण है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, कौन है वो? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा है। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। और 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था। और 1907 में स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने भारतीय झंडा भी फहराया था। अब विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला हैं ये। और पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापकों में भी शामिल है। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका नाम है। निम्नलिखित में किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? B, 1930 ईस्वी में। क्या दिया हुआ है? किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। मैं पढ़ देता हूँ। 1930, 1935, 41, 42, 43, 44, 45 में वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी मुंबई में हुआ था। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, 1930। रहनुमाई मजदयांसन सभा किस धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म में सुधार का एक आंदोलन था। निम्नलिखित में किस नेता को वर्ष 1883 में समाचार पत्र में लिखे लेख के कारण न्यायालय की अवमानना के लिए सजा दी गई थी? 1883 की बात कर रहा है बंधुओं, 1883 की। तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? सूर्यनाथ बनर्जी जी को सजा दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय मुकदमा चला था, 2 वर्ष का कारावास की सजा मिली थी। समाचार पत्र इनका बंगाली में लेख को न्यायालय का अवमानना माना गया था। इन्होंने बंगाली एक समाचार पत्र आता था उसमें इन्होंने लेख लिखा था। ओके, और इन्होंने 1895 और 1902 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सूर्यनाथ बनर्जी, SN बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना भी किया था इन्होंने।
ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था? 100 का आंसर क्या हो जाए? पुर्तगालियों ने ये शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, हिंद महासागर प्रभुत्व स्थापित करना था, मुख्य रूप से यही था। अगला है, निम्नलिखित में किस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध छोड़ दिया था? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि के बाद। कब हुई थी ये? तो 1760 में बॉन्डीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। 1768 में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि हो गई थी। किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी? तो ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर शाह द्वितीय। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी की पेंशन की बात करने राजा राम मोहन राय जी लंदन गए थे, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय नाम है इसका। 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 मार्च को। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को सैनिक मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ठीक 8 अप्रैल को हो गई। 29 मार्च को शुरू हुई, 8 अप्रैल को फांसी हो गई उसको। सांकेतिक नेता बहादुर शाह जफर था। बिहार में कब शुरू हुई थी? 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में। आधुनिक भारत में लोकहितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है, किनको? तो 104 का आंसर सबको पता होगा, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है, कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो मद्रास महाजन सभा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का पहले का आंसर हो जाएगा बी। कब स्थापना हुई था इसका? 1884। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, 1867। किसने स्थापित किया था? महादेव गोविंद रानाडे जी। बॉम्बे एसोसिएशन, और फिर कौन सा बचा? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा बचा। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी, बंग भाषक प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी। ओके, तो सारे मैच हो गए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 का बी, 2 का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। बंगाली विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बंगाल विभाजन को निर्मल भूल कहा था, निर्मम भूल। मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, यह कथन किसका है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी जी का है। ओके, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया था। चौरी चौरा घटना का संबंध निम्न से किससे था? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्न से किस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू सुधार जो था ना, जो 1919 में लागू हुआ है, चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहते हैं, है ना। इसको क्या बोला था उदारवादियों ने? भारत में मैग्ना कार्टा कहा था कि भारत का तो उद्धार हो गया। इसमें एस.एन. बनर्जी जैसे लोग भी शामिल थे, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था कब? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? पारित किया गया था, ये पूछा कहाँ? तो ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया था। इंडियन स्ट्रगल निम्न से किस राजनेता की पुस्तक है? 111 का आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, और 1934 में प्रकाशित हुआ था ये इंडियन स्ट्रगल। पुस्तक में लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाया जाता, ये बोस बाबू ने लिखा था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? 112 का आंसर हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, है ना। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो रहमत अली था, एक छात्र था, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था, उसी ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी। किस युद्ध विजय के बाद शेर शाह ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? चौसा की विजय के बाद। कब किया था उसने चौसा का विजय? 1539 ईस्वी में किया था। हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था 1539। 114 पर चलते हैं। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है, तो किसने कहा है ये पूछा है आपसे। 114 का क्या आंसर हो जाएगा? तारकनाथ दास जी ने कहा है। और ये कौन है? ये तिब्बत के इतिहासकार हैं, तिब्बत के इतिहासकार हैं। लामा तारक दास नाम का नाम है, लामा। पालवंश का संस्थापक था गोपाल, उसके बाद से फिर देवपाल आता है, धर्मपाल आता है, बहुत सारे शासक आते हैं। अगला है कि बिहार में द्वैध शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू हुई थी। 115 का हो जाएगा? 1765 ईस्वी में लागू हुई थी, 1764 के बक्सर के बाद। बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? 116 के आंसर क्या हो जाएगा? महापदम नंद को कहा गया उग्रसेन। 117 पर चलते हैं। इस तरह का बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए बंधुओं। अगर गलत हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिवीजन पर जरूर ध्यान दीजिए, अभी तो एग्जाम का डेट आगे जाने वाला है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? 117 का आंसर हो जाएगा पीर अली। निम्नलिखित में किसने गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया था? ये हर साल बीपीएससी में पूछता है और ये सबको पता होगा, राजकुमार शुक्ल जी हैं। 118 का आंसर बी हो जाएगा।
1906 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार गांधी जी ने उनसे मिले थे, गांधी जी से, और उनको बोला था कि आइए चंपारण, वहाँ पर देखिए बहुत ही खराब दशा है। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? सर अली इमाम। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना से गिरफ्तार किया गया था। किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस महान नेता को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? जेपी जी को जाना था, जयप्रकाश नारायण। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क के इसका संबंध है, बी आंसर हो जाएगा। ओके। श्वसन के बाद किस प्रक्रिया द्वारा फेफड़े में रक्त और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और रक्त का। अगला है निम्नलिखित कथनों विचार करें, असत्य कथन की पहचान करें। तो 124 का मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूं। आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ के फिर उसको अटेम्प्ट करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थॉम्ब्रिन कहा जाता है, यह असत्य कथन है। इसमें क्या बोला है कि रक्त में उपस्थित पोथाम्ब्रिन थाइब्रोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। और अगला दिया है कि रुधिर के जमने पर पीले रंग का तरल रेशकल बाहर आता है, इसे सीरम कहते हैं। सीरम वास्तव में फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुणसूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? गुणसूत्र की बात कर रहा है तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए ही होता है, डीएनए। ओके, डायराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसी की बात कर रहा है। डीएनए तो सबको पता होगा, डीएनए आरएनए। टाइफॉइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है टाइफाइड से। देखो प्रभावित अंग मैं पढ़ देता हूँ। कुछ बीमारी हैं जैसे न्यूमोनिया या टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत, और डायबिटीज़ से अग्नाशय प्रभावित होता है, और टाइफाइड से तो आंत प्रभावित होता है। सूची को मिलाना है। क्षय रोग, चेचक, दाद और पेचिश। और इधर क्या दिया हुआ है? किस चीज़ के कारण होता है? तो क्षय रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? कि बैक्टीरिया के कारण ही होता है। चेचक तो वायरस के कारण होता है। दाद किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है दाद हमेशा। और पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। पुष्प का वह भाग जो प्रायः चमकीला और रंगदार होता है तथा वे परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कौन सा भाग होता है? 128 का आंसर हो जाएगा बी, करोल। निम्न से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। क्लोरेला और स्पिरुलिना शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रायः भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग एथेनॉल बनाने में नहीं किया जा सकता? 131 का आंसर हो जाएगा जेट्रोफा का प्रयोग एथेनॉल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। बाकी मक्का, चुकंदर, चावल, इन सब से एथेनॉल बनाया जाता है। दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? दर्पणों के पीछे जो कलई लगाई जाती है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? 132 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में जो होता है। अगला है जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में डैश के रूप में स्थिर करते हैं। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मौलिक एसिड के रूप में स्थिर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रात में। जेरोफाइट में रंध्र रात में घुलते हैं और पानी के संरक्षण के लिए दिन के दौरान बंद रहते हैं। जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मौलिक अम्ल के रूप में स्थिर करते हैं। अगला है विभिन्न तरह के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से हार्मोन का छिड़काव पौधे पर किया जाता है? 134 का आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों का ही यूज किया जाता है, ऑक्सिन, एथिलीन और जिबरेलिन। क्या होता है? ऑक्सिन फल को पेड़ पर बरकरार रखने में मदद करता है और पेड़ से फलों को जल्दी गिरने से रोकता है। एथिलीन को गैस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है जो फलों को पकाने में मदद करता है। और गिबरेलिन जो होता है पौधों के तीव्र वृद्धि में मददगार होता है। और बस यही था इसमें, तो सबका पढ़ दिया मैंने तो। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं और एक ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ओर गिरने लगते हैं, इसे निम्नलिखित में किस प्रमेय सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है? तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बर्नौली के सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ओके, इसमें क्या होता है? बर्नौली के सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है, ट्रेन और हमारे बीच हवा का वेग बढ़ता है, इसलिए दबाव कम हो जाता है, तो पीछे से दबाव ट्रेन की ओर धकेलता है ना। यही सिद्धांत वायुयान को उड़ाने में भी मदद करता है। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में समानता क्या है? तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा?
वे व्यतिकरण इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं, ये दोनों में ही समान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट दिया है 2021 का, और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ओके, अगला दिया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में 0.22% की वृद्धि हुई है। अगला है कि वनावरण में सबसे कमी नागालैंड में हुई है। उसके बाद है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। 1, 2, 4 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जारी करती है। आपको पता होगा NSSO और CSO को मिलाकर अब कौन सी संस्था बन गई है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गई है, तो वही जारी करती है मूल रूप से। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। क्या था कि पहले जो था ना, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको अपलोड कर लेना। पहले CSO जारी करती थी, अब कौन जारी करता है इसको? अब NSO करती है, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वही जारी करती है। अब NSSO और CSO को मिलाकर NSO एक नया ऑफिस बनाया गया 2019 में, नया संस्था बनाया गया मूल रूप से। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि क्या बोल रहा है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोल रहा है बंधुओं? तो CRR। क्या बोल रहा है? CRR। ओके, क्या होता है CRR? अगर बैंकिंग के टर्म को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, RBI क्या करती है ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये CRR और SLR इन सब चीज़ों का उपयोग करती है। CRR जो बैंकों का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है, NDTL जिसको कहा जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के कारण दिक्कत हो रही है, इकोनॉमिक्स हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो NDTL का कुछ परसेंट क्या करती है, बोलती है कि ये हमारे पास कैश के रूप में तुम जमा कर दो। सारे बैंकों के लिए अनिवार्य होता है, जो भी अनुसूचित बैंक हैं भारत में सब के लिए अनिवार्य होता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि CRR जब RBI के पास बैंक जमा कर देगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब बताओ, कैश जब RBI के पास जमा हो जा रहा है, क्या बैंकों के पास कैश की कमी होगी? बिल्कुल हो जाएगी। बैंकों के पास जब कैश की कमी होगी तो क्या होगा? उससे ऋण का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, पैसे मार्केट में कम हो जाएंगे, पैसे की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, डॉलर की कीमत घट जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। भारत में जो सामान्य मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति कम हो जाती है। ये UPSC का क्वेश्चन है। अब इस पर चलते हैं। बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, है ना, तरलता लाभ होगा। क्या बोला है? नगद आरक्षित अनुपात को कम करने पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, RBI के पास मान लो पहले 5% जमा करना पड़ता था, लेकिन अब उसको RBI ने घटा क्या कर दिया है? 3% कर दिया है कि तुम अपने NDTL का 3% ही मेरे पास जमा करो, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इससे क्या होगा? देखो 2% का बेनिफिट मिल रहा है बैंकों को। इससे क्या होगा? मार्केट में कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी क्या होगी? बढ़ सकती है। ऋण का दर क्या हो सकता है? ऋण का दर कम हो सकता है। ओके, 139 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तीनों ही सारे ही सही हैं। 139 का आंसर सी हो जाएगा। बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, तरलता का मतलब कैश अधिक होगा, है ना। उसके बाद से अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ऋण जब सस्ती होती है तो निवेश बढ़ जाता है, ऋण सस्ती हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है। बिल्कुल, अभी मैंने बोला कैश बढ़ जाएगी। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बिना रटे फटे। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप कर सकते हैं। 140 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? वीडियो जैसा भी लगा हो बताने और थोड़ा सा फीडबैक देना, अच्छा लगता है मुझे भी जब पता चलता है कि सही है या गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जो है, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो इसी समय शुरू किया गया था। इसको ज़रूर याद रखना। 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया था इसको, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी को दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना। 140 क्वेश्चन हमने कर लिए। जैसा भी वीडियो लगा हो आपको ज़रूर बताना, अपने स्कोर ज़रूर बताना, मुझे मत बताना, खुद को रियलाइज़ ज़रूर कराना कि आपका प्रगति हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है बंधुओं, थैंक यू सो मच।